जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारी क्लास नंबर 32 है। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्लासेस बेहतर लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होंगी हमारे साथ में जुड़ करके। बाकी हमारी क्लासेस का ये टाइम है डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट लाइव रात को 9 बजे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा 1 महीना हरियाणा करंट अफेयर्स कंटिन्यू कराई है, लेकिन अभी सिलेबस उसका रहता है, बचा हुआ है अभी। लेकिन मैं आपको बीच में आपको 10 दिन हरियाणा करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ। कंटिन्यू 1 दिन में 1 महीने की करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ग्रुप डी का नवंबर के अंदर होने की 90% संभावना है। सितंबर और अक्टूबर में आपके सिटी मेंस यानी कि हरियाणा पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ मिलेगी विद हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। और सभी सीरीज को ज्वाइन करते रहिए। डेली मॉक टेस्ट चलता है रात को 9 बजे। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी को जांचते हैं जुड़ करके, तो आप भी जुड़िए मेरे दोस्तों। तो चलिए बताइए फटाफट से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? तो इसने पूछा है कि कौन सी इसके अंदर से अस्थायी पवन नहीं है। तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों, लू जो है वो स्थायी पवन नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? पूर्वी पवने, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने जो हैं ये स्थायी पवन है, लेकिन लू नहीं है। लू क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म होती है, शुष्क हवा होती है, और मई और जून महीने में विशेष रूप से ये चलती हैं। उत्तर भारत और पाकिस्तान में प्रमुख रूप से लू आपको देखने को मिलती होंगी, जैसे अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे ये चलती हैं। और ये इनका जो प्रभाव क्षेत्र है सीमित होता है। ठीक है, तो इसमें से बाकी ये पूर्वी पवने, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने, ठीक है, इनका जो एक क्षेत्र होता है एक सीमित होता है, इसलिए स्थानीय पवने हैं ये। इसलिए क्या है? स्थायी पवने हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? अक्षुद्र ग्रह पट्टी आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो शनि ग्रह है, अगर मैं आपसे पूछूं, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सौरमंडल के कौन से ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शनि ग्रह के। इसलिए शनि ग्रह को क्या कहा जाता है? गैस का गोला कहा जाता है। कौन से ग्रह को गैस का गोला कहा जाता है? शनि ग्रह को क्या जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वहीं मैं बात करूं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है भाई। बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी है। सबसे भारी भी है और सबसे बड़ा भी है। तो राइट ऑप्शन आपका इसके अंदर ए करेक्ट हो जाएगा। अक्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आकार और इसका जो विस्तार है, इसमें बड़ी होने के कारण गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। और गोदावरी नदी के ऊपर कौन कौन से शहर है मेरे दोस्तों? गोदावरी नदी के ऊपर एक तो है आपका औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद आपका जो है गोदावरी नदी के ऊपर है। वही मैं बात करूं, निजामाबाद, निजामाबाद ये भी आपका कहाँ पे है? गोदावरी नदी के ऊपर है निजामाबाद। नासिक की अगर बात करूं, नासिक भी आपका गोदावरी नदी के ऊपर है। बात करूं मैं राजमुंदरी मेरे दोस्तों, ये भी आपका गोदावरी नदी के ऊपर है। ये सब गोदावरी नदी के ऊपर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं अगर मैं बात करूं, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में भाई। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पद परिभाषा युगम सही है? जल संधि। बोले कि जल संधि किसको बोलते हैं? परिभाषा बतानी है कि कौन सी इसके अंदर सही है। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को जल संधि बोलते हैं। क्या ये सही है? और इस्थमस, इस्थमस किसको बोलते हैं? दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग। न तो एक सही है और न
दूसरा सही है, कोई भी सही नहीं है। दो बड़े जल निकायों को, इसने बोला भूभाग, भाई जल संधि भूभागों को नहीं जोड़ती है। दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण मार्ग जल संधि कहलाता है, और दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली भूमि एक संकरी पट्टी कहलाती है, और उसको हम इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस। विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं, आप लोग जानते होंगे, बेरिंग जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। भाई ये पूछा जाता है कौन से महासागर को किससे अलग करती है? बेरिंग जल संधि मेरे दोस्तों चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भाई भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है सैडल पीक भाई, और ये सैडल पीक जो है आपका नॉर्थ अंडमान के अंदर है, उत्तरी अंडमान के अंदर है भाई। वहीं पे मैं बात करूं, यहाँ पे दिया है फोंगपुई। फोंगपुई शिखर मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, मिजोरम राज्य का। बात करूं मैं मेरे दोस्तों देवमाली पर्वत की, ये ओडिशा राज्य में पूर्वी घाट का पर्वत है, ओडिशा राज्य में पूर्वी घाट का। बात करूं कलसुबाई, ये जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक पर्वत चोटी है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर है कलसुबाई। नेक्स्ट, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, उसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? उसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है 51 से 151 सेंटीमीटर में दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग से केंद्रित हैं? सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका जो ज्यादातर एरिया है कौन से राज्य के अंदर फैला हुआ है? झारखंड के अंदर भाई। भारत के अधिकांश जो लोहा और इस्पात उद्योग का जो संकेंद्रण है वो छोटा नागपुर के पठार में है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, और भारत का रूर प्रदेश इसी के कारण ही इसको कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार को भी। निम्नलिखित में से वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है भाई, किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? कच्छ का रण, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुजरात के अंदर भाई। वन्य घुड़खर बोल सकते हैं या आप जंगली गधा। ठीक है, वन्य घुड़खर का मतलब है जंगली, वन्य का मतलब जंगल और घुड़खर का मतलब है गधा भाई। तो जंगली गधा अभ्यारण्य कच्छ का रण गुजरात के अंदर भाई, यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं भाई। ठीक है, और जो लूनी नदी है वो कहाँ पर जाके आपकी विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी मेरे दोस्तों विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण के अंदर जाकर, डी ऑप्शन रहेगा भाई। किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं भाई? किस बल के कारण है? वो है कोरियोलिसिस बल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, किसी अगर आपसे पूछा जाए जो कोरियोलिसिस बल है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? ये आपका पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप जो हवा है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाती है। और इसी कोरियोलिस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। नेक्स्ट है, केरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं भाई? तो उसमें से पूछा गया कि ये कौन से खनिज के भंडार हैं? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा मेरे दोस्तों बॉक्साइट, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है ओडिशा राज्य, और ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपताली भंडार बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां, बिलासपुर क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है?
समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करना, पृथ्वी पर जीवन के लिए एक ऊर्जा स्रोत प्रदान करना, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मंडीय विकिरण से बचाना, ये है पृथ्वी के चुंबकीय अक्षेत्र का उद्देश्य। ठीक है, पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्षेत्र है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर अंतरिक्ष तक यानी कि आसमान तक फैला हुआ है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो सौर पवन है और जो ब्रह्मांड की जो विकिरण है उनसे पृथ्वी की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है चेन्नई को भाई। चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? चेन्नई है भाई तमिलनाडु की भाई। ठीक है, ऑटो पार्ट्स मोटर वाहनों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे फोर्ड हो गई, फोर्ड कंपनी हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, हुंडई कार आपने देखी होगी हुंडई की। ठीक है, फोर्ड हो गई, ये यहाँ पे इसके उत्पादन इकाइयां हैं। इसलिए चेन्नई को भारत का क्या कहा जाता है भाई? डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र यानी कि ITCZ क्या है भाई? तो यहाँ पे इसका अगर मैं बात करूं, ये आपका विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र भाई। अत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसको बोलते हैं? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में बोई जाती है? कपास की फसल बोई जाती है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चना, गेहूं, सरसों ये तो रबी की फसल है। भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में कपास उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के अंदर किसकी कमी होती है? पोषक तत्वों की कमी होती है। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है तापी, या जिसको आप ताप्ती नदी भी बोलते हैं। कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी? मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहां से मेरे दोस्तों, मुल्ताई नामक स्थान से लगभग 724 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं भवानी नदी भाई किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है, जो आपकी तमिलनाडु और केरल के अंदर बहती है। व्यास नदी की अगर मैं बात करूं भाई, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और हरिके नामक स्थान के ऊपर सतलुज नदी से आकर ये मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर, तो व्यास किसकी सहायक नदी हो जाएगी? सतलुज की। कहाँ पे आके मिलती है हरिके नामक स्थान से? ये सतलुज के अंदर आकर ये मिल जाती है। बात करूं मैं पल्लार जो है वो कर्नाटक के अंदर बहती है भाई पल्लार नदी। नेक्स्ट बताइए, सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है? यानी कि जहां पर श्रम मजदूरी की कम आवश्यकता रहे और पूंजी ज्यादा रहे भाई, और बड़े बड़े खेतों में उस कृषि को क्या कहा जाएगा? विस्तृत खेती कहा जाता है। बड़े बड़े खेतों में कम श्रम लगे, कम मजदूरी लगे, पूंजी अच्छी खासी हो, उनको विस्तृत खेती कहा जाएगा। गहन खेती किसको कहा जाता है? जो छोटे जमींदार है यानी कि छोटे भूखंड आप बोल सकते हैं। छोटे भूखंड के ऊपर साधारण औजार जो है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ज्यादा मजदूरी की। पूंजीवादी खेती या जिसको हम संकरी खेती किसको बोलेंगे? संकरी खेती बोलेंगे। एक ऐसी विधि है संकरी खेती, हाइब्रिड कृषि जिसको बोलते हैं। संकर बीज किस्मों का उपयोग इसके अंदर किया जाता है, यानी कि एक विधि है ये। नेक्स्ट, मनाली का लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो अटल रोड सुरंग भाई, उसका नाम क्या है? अटल रोड सुरंग, जो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। और जो रोड सुरंग है उसको और कौन सी सुरंग कहा जाता है? इसको रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है भाई। ये सुरंग हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के अंदर स्थित है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला
सहारा रेगिस्तान भाई। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है और कौन से महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ठीक है, सहारा मरुस्थल चाड, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान इन अफ्रीकी देशों से घिरा हुआ है और ये जो मरुस्थल है भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट बताइए, कौन सी नदी तुमकर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर बहती है? तो वो है मेरे दोस्तों सिमसा नदी। कावेरी नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का क्या नाम है? तो उसका नाम है जावागरत भाई। ठीक है, जावागरत हिंद महासागर के अंदर एक समुद्री खाई है जो कि लगभग 23,560 फीट गहरी है और जावागर्त को और आप क्या बोल देते हो? सुंडा गर्त भी बोल देते हैं, सुंडा गर्त भी कहा जाता है। जबकि मैं बात करूं मेरे दोस्तों मारियाना गर्त भाई। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि जो मारियाना गर्त है यानी कि जो मारियाना गर्त का मतलब खाई, मारियाना गर्त कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना गर्त है भाई। ठीक है, यहीं में मैं बात करूं डायनामेंटिना गर्त भाई, इसका हिंद महासागर से संबंध है भाई और टोंगा गर्त का प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो सबसे गहरा गर्त विश्व का कौन सा? मारियाना गर्त प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? वो है मेरे दोस्तों बालाघाट भाई। भारत में मध्य प्रदेश जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बालाघाट जिला तांबे का अग्रणी राज्य है भाई। वैश्विक स्तर पर चिली जो देश है वो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चिली देश है। और भारत में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, बालाघाट भाई। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत कौन सा जलवायु क्षेत्र सामान्यतः ऐसे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है जहां 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु भी। कोपेन जलवायु वर्गीकरण व्लादिमीर पीटर कोपन्थे एक वैज्ञानिक का नाम था। कोपेन जलवायु जो वर्गीकरण है व्लादिमीर पीटर कोपेन के द्वारा 1884 के अंदर विकसित किया गया था भाई। ठीक है, किसके द्वारा? व्लादिमीर व्लादिमीर पीटर कोपेन। ठीक है, कोपेन कोपेन ने अपनी वर्गीकरण में किसका वितरण किया? किसके बीच में संबंध बताया? मेरे दोस्तों वनस्पति और जलवायु, ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। वनस्पति और जलवायु के बीच में घनिष्ठ संबंध को मान्यता दी। भूमध्य सागरीय जलवायु है उसके सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है जहां से 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है भाई। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? तांबे की खुली खदान है मलाजगंड भाई। ठीक है, मलाज खंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बालाघाट के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी अक्षार धातु खदान है। उत्तरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से गिरती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती है? उत्तरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हम बोलेंगे सुबनसिरी भाई। सुबनसिरी जो नदी है तिब्बत हिमालय से निकलती है, दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये जाकर मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1-2 हफ्ते तक वर्षा न हो तो इस परिघटना को क्या बोलेंगे भाई? तो दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्ष होने के बाद अगर कुछ सप्ताह के लिए वर्षा का रुक जाना, हम उसको क्या बोलते हैं? मानसून में विच्छेद बोलते हैं। और मानसून में विच्छेद के कारण क्या है? जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसके अंदर कमी आ जाती है और जो पश्चिमी तट है वहां पर जो आर्द्र पवन है उनका तट के समानांतर क्या होती है? वो प्रवाहित होती हैं।
नेक्स्ट है बोलाडीला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? बोलाडीला लौह अयस्क मेरे दोस्तों, ठीक है। बोलाडीला की जो पहाड़ियां हैं वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर हुई, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कौन से जिले के अंदर है? दंतेवाड़ा जिले के अंदर है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है भाई? हिमालय क्षेत्र यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पे मेरे दोस्तों अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है भाई, ठीक है। और अल्पाइन वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? एक आपका देवदार है भाई, ठीक है, देवदार हो गया, सप्रूस हो गया, और मेरे दोस्तों और कौन सा आता है? कैल हो गया, ठीक है, कवेल। तो यहीं पे मैं बात करूं सवाना, सवाना भाई अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बोलते हैं। पंपास की अगर मैं बात करूं, बताया था आपको, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन देशों के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। मैंग्रोव वन भारत में कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल है? बहुतायत में पाई जाने वाली रोपण फसल है चाय भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु को उपयुक्त माना जाता है? चाय की खेती के लिए जलवायु को उपयुक्त माना जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु भाई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा भाई, दूसरा सबसे बड़ा चाय का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। चाय की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए भाई? 4.5 से 5.5 के बीच में होना चाहिए, 4.5 से 5.5 के बीच में होना चाहिए। हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका हल्दिया, हल्दिया कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश तक जाता है। राजमार्ग नंबर 2 के अंदर मैं बात करूं, असम के अंदर सदिया से धुबरी तक जाता है। असम में सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जाता है। जलमार्ग नंबर 3 केरल के अंदर कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक जाता है। कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कोट्टापुरम, ये कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। यहीं पे मैं बात करूं जलमार्ग नंबर 4, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया, जल परिवहन करता है। जल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल भाई रिसरा के अंदर स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1855 में। और ये रिसरा कहां पर है मेरे दोस्तों? कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर है भाई, वेस्ट बंगाल। और कौन सी नदी के किनारे भाई? हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के तट पर, ठीक है। जूट एक सुनहरा, मुलायम, लंबा, रेशमी चमक वाला एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल फाइबर होता है। जूट का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? भारत आता है आपका, एक आपका बांग्लादेश आता है भाई, बांग्लादेश, ठीक है, चीन है, थाईलैंड है। नेक्स्ट, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इन वनों में पेड़ों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर वन की ऊंचाई होती है, वन की हाइट होती है, ऊंचाई होती है। और महोगनी, एबनी यानी कि जिसको आप आवनुस बोलते हैं, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ये इन वनों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में
लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेरे दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कार्बन की मात्रा, ठीक है, लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट एक निमन यानी कि कम गुणवत्ता वाला भूरे रंग का कोयला होता है, जिसके अंदर कार्बन 40% पाया जाता है, 40 से 55%, 40 से 55% इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। भारत के झारखंड के अंदर सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? झारखंड के अंदर पाए जाते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्कन के पठार के बारे में, पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है, ठीक है। दक्कन के पठार के बारे में बताना गलत कौन सा है? पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है, सही है। पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये दक्कन का पठार है भाई, ठीक है। दक्कन का पठार के पश्चिम में कौन सा घाट है? वेस्ट घाट यानी कि पश्चिमी घाट है। और इसके पूर्व में कौन सा है? यानी कि इधर भी आपका पूर्वी घाट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, दक्कन के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है। और इसके नॉर्थ में मेरे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत, ठीक है। इसके दक्षिण में महादेव पहाड़ी भाई, महादेव पहाड़ी भाई। और इसका निर्माण मेरे दोस्तों बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण काली मिट्टी इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। यानी कि दक्कन का पठार का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। तो इसने बोला सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में नहीं है मेरे दोस्तों, ये किधर है? इसके नॉर्थ में है यानी कि उत्तर में है। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में, ये भी सही है, ठीक है। मैकाल पर्वत विंध्याचल पर्वत जिसको बोलते हैं, तो बी इसके अंदर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? काली नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? गौरी नदी। तो कौन सा ग्लेशियर है भाई? उसका नाम है मिलाम ग्लेशियर भाई। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। गौरी गंगा जो नदी है उसका काली नदी से संगम कहाँ पे होता है? जोल जिबी के अंदर होता है। काली नदी को और किस नदी के नाम से जाना जाता है? काली नदी को हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका जो उद्गम है, काली नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ जिले से होता है, पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट, रबी और खरीफ के बीच की फसल की ऋतु को क्या कहा जाएगा? रबी के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ठीक है। खरीफ के अंदर आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, ठीक है। एक आपकी भाई रबी और खरीफ के बीच की फसलों को बोल देंगे जायद। जायद में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपके तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, ठीक है, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूज हो गया, सब किसके अंदर आ जाएंगे? जायद की फसलों के अंदर आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? टुंड्रा, अल्पाइन, शीतोष्ण या पर्णपाती भाई? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास अगर आपको बेहतरीन लगी हो, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, तो सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। तो मिलेंगे मेरे दोस्तों कल की क्लास में, यानी कि आपकी अभी चल रही है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद में हम स्टैटिक जीके की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।